ये बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर सिर्फ एक व्यक्तित्व नहीं है, बल्कि वो मसीहा हैं, वो महानायक हैं और करोड़ों लोगों की उनमें आस्था है। वो उनसे प्रेम करते हैं। और आप देखिए, भारत में जितने भी महानायक हुए हैं या नेता हुए हैं, किसी की जयंती पे इतना बड़ा जश्न नहीं मनाया जाता, इतना बड़ा समारोह नहीं होता जितना बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती पे होता है। इसीलिए आप देखेंगे कि जब 14 अप्रैल को बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती होती है, तो दिल्ली के संसद मार्ग में, जो संसद भवन के भीतर बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति लगी हुई थी, वहाँ लाखों लोग पहुँचते हैं और उस मूर्ति पर जाकर नमन करते हैं, फूल चढ़ाते हैं और एक उत्सव का माहौल होता है, एक जश्न का माहौल होता है। लोग ढोल बजाते हैं, लोग ताशे बजाते हैं, लोग डांस करते हैं, लोग अलग अलग झांकियाँ लेके आते हैं। तो एक जश्न का माहौल होता है कि लोग वहाँ पहुँचते हैं और बाबा साहेब के प्रति अपने प्यार को जाहिर करते हैं कि वो उनकी बदौलत अच्छी ज़िंदगी जी पा रहे हैं। तो ये अकेले इकलौते बाबा साहेब जैसे महानायक कि जिसकी जयंती पर इतना बड़ा कार्यक्रम होता है, वरना उन्हीं संसद भवन में आप देखेंगे तो वहाँ तमाम महात्मा गांधी की, तमाम लोगों की मूर्तियाँ लगी हुई हैं। किसी की जयंती पर ऐसा कार्यक्रम नहीं होता। मतलब सरकार उनकी जयंती के कार्यक्रम करती है, लेकिन बाबा साहेब का इकलौता ऐसा व्यक्तित्व है कि उनके कार्यक्रम में स्वयं खुद अपने आप से जनता जाती है। तो ये उनके कद को बताता है, ये उनकी महानता को बताता है और ये उनके प्यार को दिखाता है। इसलिए जो संसद भवन से उनकी मूर्ति को हटा के एक दूसरी जगह पर लगाने की कोशिश हुई है, वो भी बिना बताए, कोई सूचना किसी को नहीं दी गई, किसी के बारे में बताया नहीं गया, उसको एक जगह से हटा के दूसरी जगह रख दिया गया। अब हमारा सवाल है कि जो लाखों लोग 14 अप्रैल को वहाँ इकट्ठा होते हैं संसद मार्ग पे, अब वो कहाँ जाएंगे? ये एक पर्व बन चुका है, एक त्यौहार बन चुका है। जैसे आप होली दिवाली मनाते हैं, जैसे आप अपने त्यौहार मनाते हैं, वैसे जो अम्बेडकरवादी लोग हैं वो संविधान दिवस मनाते हैं, वो गणतंत्र दिवस मनाते हैं, वो स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, वो 14 अप्रैल को मनाते हैं, अम्बेडकर जयंती को मनाते हैं, वो हमारे नायक नायिकाओं की जयंती, परिनिर्वाण दिवस को सेलिब्रेट करते हैं, उनके अपने प्यार को जाहिर करते हैं उस दिन को। तो अब सवाल है कि वो कहाँ जाएंगे? क्या वो जो नई संसद, पुरानी संसद के पीछे जो लगाई गई है, क्या वहाँ तक की रास्ता दिया जाएगा लोगों को? क्या वहाँ तक जाने की अनुमति दी जाएगी? कहाँ जाएंगे हम लोग अपने बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर को नमन करने? ये बड़ा सवाल हो जाता है। एक सवाल और है जो सावरकर जी के साथ लगाई जा रही है, एक अलग विचारधारा के साथ, और उसको एक साथ प्रेरणा स्थल नाम दिया जा रहा है। तो इस प्रेरणा स्थल में क्या मतलब दो विचारधाराओं का एक मेल हो पाएगा? बिल्कुल नहीं। देखिए, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने राइटिंग्स में हमेशा हिंदुत्व की राजनीति की मुखालफत की है। और बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर अपनी किताब में लिखते हैं, जो थॉट्स ऑन पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया है, कि हिंदू राज अगर हकीकत बनता है तो ये इस देश के लिए सबसे बड़ी त्रासदी होगी। हिंदू कुछ भी कहे, हिंदू धर्म लोकतंत्र, समानता और न्याय के साथ मेल नहीं खाता, इसे किसी भी कीमत पर रोका जाना चाहिए। ये बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के विचार हैं, उनकी लिखी हुई वाणी है जो उनकी किताब में है। दूसरी तरफ सावरकर है, जो हिंदू राज कायम करने की बात करते हैं, जो हिंदू राष्ट्र को स्थापित करने की बात करते हैं, जो संविधान की जगह मनुस्मृति को लागू करने की बात करते हैं। तो ऐसे विरोधी विचार के साथ बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की तुलना करना भी बेईमानी है। वो उनके कद में कहीं पे भी नहीं है। सावरकर जैसे छुटभइये जो लोग हैं, वो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के कद के आगे कुछ भी नहीं है, उनका कोई वैल्यू नहीं है। बाबा साहेब महान व्यक्तित्व हैं, वो विश्व आत्मा हैं, उनको इतने सम्मान दुनिया भर में दिया जाता है। उनके ज्ञान के कारण, उनके काम के कारण उन्होंने करोड़ों लोगों की ज़िंदगी में सुधार किया। बताइए, सावरकर ने कितने लोगों की ज़िंदगी को बदला? कितने लोगों की ज़िंदगी में उन्होंने जो है तालीम दी, उनको शिक्षा का अधिकार दिया, उनको समानता का अधिकार दिया, न्याय का अधिकार दिया। वो तो सांप्रदायिकता का बीज बोते हैं, वो मुसलमानों को, ईसाइयों को खदेड़ने की बात करते हैं, वो देश को तोड़ने की बात करते हैं। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर देश को बनाने की बात करते हैं। तो उनके साथ तुलना करना ही बेकार है। उनके पास में अगर ये लगाया जाता है तो बाबा साहेब का अपमान है। और कल देखिए, दिल्ली में बड़ा एक प्रदर्शन भी हो रहा है जंतर मंतर पर, इसी कारण को लेके कि मूर्ति को हटाया गया। एक बड़ा प्रदर्शन हो रहा है और अम्बेडकर वादियों की आस्थाओं का अपमान है ये, उनके प्यार की बेइज्जती है। मुझे लगता है कि समाज इसका कड़ा विरोध करेगा और सरकार को झुकना पड़ेगा। इस बार विपक्ष में जिस प्रकार से आपके ऊपर आरोप लगे हैं बहुत सारे सोशल मीडिया के द्वारा कि आप कांग्रेस की तरफ से है, बहुत सारे लोगों के ऊपर समाजवादी पार्टी की तरफ से बहुत सारे लोग मजबूत होकर आए हैं, विपक्ष बहुत सारी सीटें जीते आई है। तो इसका क्या कोई असर दिखेगा चंद्रशेखर रावण को देखने, चाहे अन्य भी जो इतनी भी नामी गिनामी हस्तियाँ हैं, सारे लोग विपक्ष के साथ आए हैं, विपक्ष काफ़ी मजबूत हो रहा है, कोई असर पड़ेगा?
देखिए, सबसे पहली बात जो आप कह रहे हैं कि मुझ पर आरोप है कि मैं कांग्रेस का दलाल हूँ, मीडिया के द्वारा जो जिसको जो कहना है कहे। मेरी राहुल गांधी से मुलाकात हुई थी कास्ट डाइवर्सिटी के मसले पे, जो मैंने रिपोर्ट तैयार की थी वो दी थी, और वो मैंने तमाम विपक्ष के नेताओं से मुलाकात करके दी। जाति की विविधता पर न्यूज़ रूम में कैसे डाइवर्सिटी लागू हो, इस पर मैं प्रधानमंत्री से भी मिलूँगा, उनको भी डाइवर्सिटी रिपोर्ट दूंगा, गृह मंत्री से भी मिलूँगा, राष्ट्रपति से भी मिलूँगा। मैं जिनसे मिलूँगा उनको वो डाइवर्सिटी रिपोर्ट दूंगा। वो मेरा काम है, एक जर्नलिस्ट के तौर पे मेरा काम है कि भारत के न्यूज़ रूम में सभी जातियों की हिस्सेदारी हो, जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, कैंपेन चला रहे हैं, और उसमें अगर कोई साथ देता है तो उसका वेलकम है। राहुल गांधी ने इसमें तमाम सवाल उठाए थे मीडिया में डाइवर्सिटी को लेकर। उन्होंने पत्रकारों से पूछा कि आप बताइए, आप में से कितने लोग दलित, बहुजन, आदिवासी हैं। तो उसी सिलसिले में मेरी मुलाकात हुई। अब उसको कौन क्या नाम देता है, मुझे ना तो सफाई देने की ज़रूरत है और ना मुझे किसी से सर्टिफिकेट लेना है। मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे ये पता है कि मैं अपना समाज के लिए क्या भला कर सकता हूँ, और मेरा काम मेरी पहचान है। मेरा काम देखिए, अगर मेरे चैनल पे कुछ ऐसा कंटेंट है जिससे लग रहा है कि मैं दलाल हूँ, तो मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे अनफॉलो कर दीजिए। आप मेरे कंटेंट से मुझे पहचानिए ना, मेरे काम से मुझे पहचानिए। बाकी आपको जो बोलना है बोलते रहिए भाई, उसके लिए मैं हर जवाब दे नहीं हूँ कि मैं हर आदमी को जवाब दे सकूँ। सर, चंद्रशेखर जो अभी जीत के आए हैं, तो उनको लोग बधाई नहीं दे रहे हैं, क्या उनको जलन हो रहा है क्या? विपक्ष ने तो उनको हराने के लिए अपने कैंडिडेट दिए थे ना। अगर विपक्ष चाहता कि चंद्रशेखर आज़ाद संसद में पहुँचे तो वहाँ पर इंडिया गठबंधन अपना कैंडिडेट देता ही नहीं। वहाँ पर जो बीएसपी है वो कैंडिडेट देते नहीं, वो बीजेपी अपना कैंडिडेट देते नहीं, सबने कैंडिडेट दिया ना। दैट मीन वो चाह रहे थे कि चंद्रशेखर आज़ाद संसद में ना जाए। इसलिए चंद्रशेखर आज़ाद ने सिर्फ बीजेपी को नहीं हराया, उन्होंने बहुजन समाज पार्टी को भी हराया, उन्होंने कांग्रेस को भी हराया, उन्होंने समाजवादी पार्टी को भी हराया। सबको हरा के वो संसद में पहुँचे। उन्होंने एक अच्छी जीत हासिल की है, 1.5 लाख के आसपास वोट उनको मिले हैं। तो वो अब जीत की बधाई क्यों देंगे? हारने वाला जीतने वाले को बधाई क्यों देगा? तो उनको देना तो चाहिए। अभी देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद को अभी तक हम लोग एक एक्टिविस्ट के तौर पे जानते थे, एक ऐसे व्यक्ति के तौर पे जानते थे जो दलित बहुजन समाज के साथ एट्रोसिटी होने पर उनके पास पहुंचता था। लेकिन अब जब वो संसद में एक नेता के तौर पर बोलेंगे, तब मुझे लगता है कि उनकी असली परीक्षा होगी। और जब वो काम करेंगे एक सांसद के तौर पे, तो उनकी असली परीक्षा होगी, क्योंकि अब सिर्फ आलोचना से काम नहीं चलेगा, अब आपको काम करके दिखाना पड़ेगा। तो अब उनकी काम से ही उनकी पहचान होगी। अगर वो अच्छे काम करते हैं, अपने आप को एक मजबूत नेता के तौर पे पेश करते हैं, तो निश्चित तौर पे उनका कद बढ़ेगा और आवाज़ मजबूत होगी। और नहीं होगी तो दलित समाज अपना फैसला लेगा कि उनको देखेगा 5 साल में वो कैसा काम करते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन है। एक तरफ तो प्रधानमंत्री मोदी जब जाते हैं पार्लियामेंट के अंदर शपथ लेते हैं तो संविधान को झुक करके नमन करते हैं, दूसरी तरफ जो संविधान बदलने की बात करते हैं, उनके आर्थिक सलाहकार से लेकर के जो अयोध्या के भावी सांसद थे, कोई कार्रवाई नहीं होती है। इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये पूरा चुनाव संविधान बनाम मोदी के नाम पर लड़ा गया, और विपक्ष ने ये चुनाव निश्चित तौर पे संविधान वर्सेस मोदी कर दिया। और ये बताया गया कि संविधान खतरे में है। दलित बहुजन एक्टिविस्ट, दलित बहुजन क्रिएटर्स और जितनी भी आवाज़ें हैं, वो तो पिछले कई साल से यही बात समझा रही थी जनता को कि दलित समाज के लिए, बहुजन समाज के लिए, आदिवासी समाज के लिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की नीतियां हैं, जो उनके काम हैं, वो संविधान के खिलाफ हैं, वो उनके मुखालफत कर रहे हैं, वो संविधान के हिसाब से काम नहीं कर रहे। अब जनता की भावनाओं को समझते हुए विपक्ष ने इस भावना को कैश किया और संविधान के बारे में नारा दे दिया कि संविधान खतरे में है, और उसका असर भी दिखा। तो जो सरकार के लोग कह रहे थे कि 400 पार सीटें आने के बाद में हम संविधान को बदल देंगे, हम जो है देश में बदलाव कर देंगे, वो अब संविधान को झुक के नमस्ते कर रहे हैं, उसके सामने नमस्कार कर रहे हैं। तो ये देश की जनता की ताकत है, ये बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान की ताकत है कि जो संविधान को बदलने की बात करते थे, जनता ने संविधान को बदलने वालों को ही बदल दिया, इतना कमज़ोर कर दिया कि वो अब उनके मुँह से निकलेगा नहीं, वो भूल कर भी ये बात नहीं बोल सकते कि हम संविधान को बदलेंगे। तो ये संविधान में जो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने ताकत दी है, जनता को वोट के अधिकार की ताकत दी है, उसने अपना असर दिखाया। और ऐसे व्यक्ति जो खुद को तानाशाह मान रहे थे, सर्वशक्तिमान मान रहे थे, अपराजय मान रहे थे कि उनको कोई हरा नहीं सकता, उनको घुटनों पर ला दिया। तो मैं मानता हूँ ये बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान की ताकत है। चुनाव के बीच में कार्रवाई हुई थी, उससे निश्चित तौर पर बसपा के समर्थकों में गलत संदेश गया था, और उसका दुष्परिणाम हुआ कि बसपा का वोट शेयर घटा, सीट नहीं जीत पाई। आकाश आनंद जिस आक्रामक रूप से बोल रहे थे, उसका असर पड़ रहा था। लोगों को लग रहा था कि अब बसपा के अच्छे दिन आएंगे, और लोगों को उम्मीद बढ़ रही थी
उसी बीच उन पर एक्शन हुआ जिसका गलत संदेश गया, लेकिन अब बहन जी ने उस गलती को सुधार लिया है, उनको वापस से वो पार्टी में लाई हैं। अगर आकाश आनंद को स्वतंत्रता मिले और वो अपने ढंग से काम करे, युवाओं को पार्टी से जोड़ें, पुराने उन लोगों को भी पार्टी में शामिल करें जिनको आकाश आनंद की तरह बाहर कर दिया गया है, उनको वापस लेके आए, नई रणनीति बनाएं, नई तरह की बसपा बनाएं, क्योंकि समय बदल गया। पुरानी ओल्ड स्कूल पॉलिटिक्स नहीं हो सकती, नई तरीके की पॉलिटिक्स होगी। अगर वो इस पर आते हैं, काम करते हैं, तो निश्चित तौर पर बसपा के लिए अच्छा होगा। अब ये देखना होगा कि आकाश आनंद आने वाले दिनों में किस तरह से अपने आप को साबित करते हैं।